इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ। दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के ज़रिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बडगाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन के वजह से ना इश्तिहार देने की इजाज़त और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को लगे कि बडगाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फ़ैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बडगाम और नगरोटा का इंतज़ार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई ख़ास मायने होता नहीं। अब मैंने शुरू में कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सारे इश्यूज़ जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में टच कर लेता वो कहीं ना कहीं आपके सवालों में आ ही जाएंगे। तो बजाय ये कि मैं 15-20 मिनट आपके ज़ाया करके यहाँ तकरीर करूँ, बेहतर यही होगा कि मैं तनवीर से गुजारिश करूँ कि वो आप में से एक एक को आइडेंटिफाई करके आपको सवाल पूछने का मौका दें। जिस तरह तनवीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके एक ही पूछ लीजिए, और अगर उसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद अगर वक्त रहा तो फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरा राउंड कर लें, लेकिन फ़िलहाल आप लोग शुरू कर। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम का भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए, ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। जहाँ अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है, वहाँ लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूँ, तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितने यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में खराबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निज़ाम मिले, उसके बाद मीटर मिले। और पिछले साल सर्दियों के बाद, सर्दियों को लेके आप सबों ने देखा ना, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मुकम्मल कोशिश हुई कि बिजली के सप्लाई में कम से कम जो है कटौती हो, कम से कम सिस्टम जो है वो बंद रहे। इस दौरान जब फ्लड्स हुए पिछले महीने, उसमें भी डिपार्टमेंट की मुकम्मल कोशिश रही कि बिजली का सप्लाई जो है जल्द से जल्द दोबारा रिस्टोर हो। तो मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि जिनको क्रिटिसाइज़ करना है वो करें, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कम कीमत पे बेहतर सप्लाई बिजली का मिले
और जो हमने अपने मंशूर में वादा किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि दोनों 200 यूनिट जो है नापे जाएं और उसके बाद हम इस वादे को पूरा कर सकें. Areas where we had made promises to the people, as I've said before and I will continue to maintain, our manifesto was for 5 years. It was not a 6-month manifesto, it was not a 1-month manifesto, not a 1-year manifesto. We are committed to our manifesto and inshallah over time we will fulfill it. No. And I think if the BJP, if that is the deal that is to be struck with the people, then the BJP should be honest. Because the BJP in its manifesto or in its promises to Parliament and to the Supreme Court never said that statehood is dependent on the BJP coming to power in Jammu and Kashmir. If that is the case, then I think the BJP should be honest. They should tell us that so long as there is a non-BJP government in Jammu and Kashmir, you will not get statehood. Then we'll decide what we want to do. But tying up with the BJP or an alliance with the BJP is out of the question. We've already seen how much that has destroyed Jammu and Kashmir. An unnecessary alliance between the PDP and the BJP was born in 2015. We are still suffering the after effects of that. I have no intention of repeating mistakes that other people have made. I've had conversations with very senior lawyers, both in J&K as well as in Delhi, about the possibility of becoming a party to this case as Chief Minister of Jammu and Kashmir. Because I don't think anybody else understands the disadvantages that we are put to by being a union territory than I do. Because I'm the only person in the entire country with the experience of being both Chief Minister of a state and Chief Minister of a union territory. So this is something that is actively being discussed with a legal team, and based on their opinion, there is a possibility that as Chief Minister, I will make myself a party to this case. I read that in the report from the Supreme Court. And sorry, this was consultation regarding statehood, right? Yeah, I mean, as I said, the first I heard about this was when the Supreme Court was informed about this. जो लोग मैंडेट के बारे में तंजीमी तौर फैसला करेंगे, उनका रूहुल्लाह के साथ कोई कांटेक्ट है या नहीं है, वही बता सकते हैं. अब मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है. जी ये बताइए, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो क्या प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है, अगर आपको लगता है कि अपोजिशन कोई ऐसी प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी जिसमें वेटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर से ज्यादा होगा, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे? कोई भी बिल जो है हाउस में आने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है, और किसी भी बिल को हाउस में लाने का अपना एक प्रोसीजर होता है, और जब जरूरत से ज्यादा बिलें आती हैं तो उनमें फिर ड्रॉ लॉट से तय होता है कि कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा. मैंने जम्मू में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल कुलगाम में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल अनंतनाग में भी इस सवाल का जवाब दिया, आज फिर इस सवाल का जवाब दूंगा. अगर कोई ऐसी बिल हाउस के सामने आती है जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी. लेकिन कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा ये एज मेंबर ना मैं तय कर सकता हूं, ना सागर साहब कर सकते हैं. या तो फिर तनवीर सादिक का भी बिल है टू ब्रिंग लैंड ग्रांट्स एक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. अब आपको कैसे मालूम है कि इनका बिल नहीं आएगा, उनका आएगा? अगर तनवीर का बिल आया, वो भी अपने आप में मायने रखती है, बिकॉज दैट बिल देन टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस लीज लैंड इशू. क्या बाकी पार्टियां इनके बिल को सपोर्ट करेंगे? अभी किसी को नहीं मालूम है ना अब हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा, लेकिन वो बिल जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी. लास्ट में आपने मैनिफेस्टो के दौरान वादा किया था कि मैं हुकूमत में आके जो है पीएससी को हटाऊंगा, लेकिन अभी भी जो है नहीं ना, वो मैं एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए. मैं इतना अक्लमंद हूं ना, अब आप 2 लफ्ज कहिए, मुझे पूरा सवाल उसके बाद समझ आ ही जाता है. आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं. इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया. हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे. हटाने के लिए हमें रियासत का दर्जा होना चाहिए, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए. जिस दिन ये चीजें हमारे पास होंगे, मैं असेंबली सेशन का भी इंतजार नहीं करूंगा, ऑर्डिनेंस के जरिए जो है हम ये कानून हटा देंगे. आप बताइए, उसके बाद ये मुझे लगता है there's no clarification required to the second. As I said, I'm consulting with a team of lawyers
as to whether it would prove to be advantageous and whether I bring anything to the fight for statehood. Because as I said, I am uniquely placed in this country to be able to inform the Honorable Supreme Court of just how miserable it is to be Chief Minister of a union territory. Because I've been Chief Minister of a state, and I've been Chief Minister of the same state that is now a union territory. So I'm the only person in this country with the kind of experience that I can put on paper and share with the Honorable Supreme Court when they have to decide about statehood for Jammu and Kashmir. But that said, it is for my lawyers to advise whether this would actually be beneficial to the people of Jammu and Kashmir. If it is, I will have no hesitation in becoming a party to this case in the Supreme Court. One, on the Ladakh point that you mentioned, this is something that I have talked about in the past, that 2 union territories were born out of one state on the 5th of August 2019. Yet in some respects, Jammu and Kashmir has been treated very differently to Ladakh. And one of those areas is the area of domicile law. That, I believe, is something that needs to be brought at par. But for us, the more important question is that the main promises made to Ladakh and Jammu and Kashmir should be kept, give them what they've asked for, and restore our statehood.